बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के दूसरे पेपर में मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की जो विशेषताएं हैं उस पर एक व्याख्यान आयोजित किया था। व्याख्यान के पहले भाग के अंतर्गत मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध शैली की जो एक प्रकार से भावपक्षीय विशेषताएं हैं, जिसमें उनका बुद्धि तत्व, हृदय तत्व, कल्पना, व्यक्तित्व आदि जो विशेषताएं मिलती है उस पर चर्चा की। और अंत में मैंने उनके निबंधों में जो शैलीगत विशेषताएं हैं उसका जिक्र करके अपने व्याख्यान को समाप्त किया था और यह कहा था कि अगले व्याख्यान में हम उनकी शैलीगत विशेषताओं और उनकी भाषा पर चर्चा करेंगे। तो आज इस व्याख्यान के दूसरे भाग के अंतर्गत सर्वप्रथम हम आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध में उनकी जो शैलीगत विशेषताएं हैं, जो एक प्रकार से उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, उनके व्यक्तित्व की गरिमा और विषय की आंतरिक व्यवस्था के अनुसार निबंध लेखन में जो भी विविध शैलियों का प्रयोग करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो हम यह देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं वो पूरी तरीके से मौलिक है। वे मौलिक चिंतन की देन है और एक चिंतन प्रधान निबंध होने के कारण जो एक निबंधों में चिंतन की तीक्ष्णता होती है वह उनके लगभग सभी समीक्षात्मक या गवेषणात्मक निबंधों में हमें मिलती है। एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है वे निबंध। अपने समीक्षात्मक निबंधों में वे सभी निबंध, चाहे कोई भी अन्य निबंध है, उसमें वे तर्क सम्मति ही हमेशा विवेचन करते हैं। उनके गवेषणात्मक निबंध पुरातत्व, इतिहास, साहित्य, दर्शन आदि, भारतीय इतिहास, कला आदि संबंधित हैं, किंतु उन सभी में बिना तर्क के कोई भी बात वे प्रस्तुत नहीं करते हैं। पाठ्यपुस्तक में संकलित जो उनका निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें भी वे एक तर्क संगत बात को ही रखते हैं कि मेरा मन यह पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। यह इस तथ्य को बताता है कि वे इस बात पर चिंतन स्वयं करना चाहते हैं और पाठक को भी करवाना चाहते हैं कि मनुष्य जाति से ही वे प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसका उस चिंतन प्रधान शैली में वे उसका उत्तर भी देते हैं कि यह हमारी पशुता के अवशेष हैं, इसलिए मैं भी पूछता हूँ कि यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। इसके अतिरिक्त उनके जो अन्य निबंध हैं, जैसे एक निबंध है उनका भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, जिसमें वे सर से सरकंडा की खोज करना, कौरवों के कुरु रक्त की समाप्ति पर कानूनी कौरववंश की विद्यमानता, द्रौपदी प्रसंग में भीष्म के चुप रहने की घटना को विशेष रूप से वे उल्लेखित करते हुए भीष्म को अवतार में स्थान न मिल पाया उसके कारणों की वे छानबीन करते हैं और पाठक के समक्ष अपने समीक्षात्मक गवेषणात्मक चिंतन प्रधान शैली में बात को रखते हैं। यह तो हुई उनके निबंधों की चिंतन प्रधान शैली। अब उनके निबंधों में जो एक शैलीगत विशेषता में जो दूसरा पॉइंट जो सबसे सर्वाधिक मुझे नजर आता है वह है उनका भावात्मकता से संपन्न होना। भावात्मक शैली कह सकते हैं हम उसको। उनके हृदय में एक कवि का हृदय विद्यमान था और सहृदय कवि जो होता है उसमें निबंधों में भावुकता सहज ही फूट पड़ती है। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में भी देखने को मिलता है। उनके जो व्यक्तित्व पर ललित निबंध है उसमें तो भावात्मक शैली के विशेष ही दर्शन होते हैं, जिसमें वे भाव प्रवणता और सरसता और तीव्रता इस शैली के विशेष गुणों से संपन्न दिखाई देते हैं। जब एक स्थान पर द्रौपदी प्रसंग में द्रोणाचार्य की चुप्पी को वे क्षम्य मानते हैं तो भावपूर्ण ढंग से उस निबंध में कहते हैं कि द्रोण गरीब अध्यापक थे, बाल बच्चे वाले थे, गरीब ऐसे कि गाय भी नहीं पाल सकते थे, बेचारी ब्राह्मणी को चावल का पानी देकर दूध मांगने वाले बच्चों को फुसलाना पड़ता था। ऐसा कहकर के निबंध में उन्होंने जिस सहृदयता का परिचय दिया है वह वस्तुतः आचार्य द्विवेदी जैसे निबंधकारों से ही संभव था। वर्णात्मक शैली उनके निबंधों की एक तीसरी जो विशेषता है वह हम देखते हैं, जिसमें वे किसी भी निबंध को लिखते समय एक पहले उसका वर्णन करते हैं। ऐतिहासिक प्रसंगों, प्रकृति का यथातथ्य चित्रण आदि इन सब को वे वर्णन के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। यह वर्णात्मक शैली उनके पाठ्यपुस्तक में संकलित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में भी मिलती है। वे इसकी वर्णन को प्राय वे शुरू में ही शुरू कर देते हैं। जब वे इस निबंध में शुरू में कहते हैं, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं,
अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून क्यों बढ़ जाते हैं? बच्चे कुछ दिन अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटते हैं, पर कोई नहीं जानता ये अभागे नाखून इस प्रकार आखिर क्यों बढ़ते हैं। बड़ी सरलता से नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में नाखूनों के बढ़ने का बहुत सरलता से उन्होंने वर्णन करके अपने निबंधों की शुरुआत करते हैं। ये पाठ्य पुस्तक में जो निबंध है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसको आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में उदाहरण रखना भी पड़ेगा, तभी आप अच्छे और बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। उनके निबंधों की एक अन्य विशेषता है उसमें आत्मपरक शैली का विद्यमान होना। यह लगभग भावात्मकता से मिलता जुलता है, लेकिन यह मिलता जुलता हुए भी बिल्कुल एक स्वतंत्र शैली मान सकते हैं हम आत्मपरक शैली को, क्योंकि किसी भी निबंधकार का जो व्यक्तित्व होता है, जब वो आत्मपरक शैली में जब वो निबंधों का वर्णन करता है तो वह शीघ्र ही पाठकों के साथ आत्मीयता स्थापित कर लेता है। वह भावनाओं का वर्णन, भावात्मकता के साथ साथ वो आत्मीयता का संबंध भी जोड़ लेता है, जिसमें उनके फकड़ाना मस्ती, मस्त मौलापन, उनका प्रगतिशील विचार, उनका निष्कपट व्यक्तित्व, ये सब के सब उनके निबंधों में दर्शन हो जाते हैं उनके व्यक्तित्व के। हम यदि पाठ्य पुस्तक में उनका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं को देखें तो जब वे यह कहते हैं कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाहरी उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। ऐसा कह करके वे पाठक के साथ बहुत ही एक आत्मीयता स्थापित कर लेते हैं। इसी तरह उनके अन्य निबंध जो हैं उसमें भी लगभग इसी तरह की उनकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उनके निबंध शैली की, वह है उद्धरण शैली की। देखिए, उद्धरण शैली का भी प्रयोग जो करते हैं वैसा हिंदी साहित्य में अन्य निबंधकारों ने बहुत कम किया है। इस शैली का प्रयोग निबंधकार इसलिए करता है कि अपनी बात को तर्कों के माध्यम से सही ढंग से स्थापित कर सके और उसको बता सके कि जो मैं कह रहा हूँ वह सही है। ऐसा हमारी प्राचीन ऐतदेशीय संस्कृति, कला और हमारे जो दर्शन है उसमें भी यह निहित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई भी निबंध लिखा है उसमें उन्होंने संस्कृत के कई उदाहरण पंक्तियां दे करके उसको बात को स्पष्ट किया है। प्राय सभी निबंधों में उनके इस प्रवृत्ति के हमें दर्शन मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि चाहे वह एक छोटा सा शब्द भी भली क्यों ना प्रयोग करे, प्राय संस्कृत का एक शब्द या एक पूरी पंक्ति उदाहरण रख देते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अंतर्गत पेज संख्या 46 के अंतर्गत जब वे यह लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उसको आप उदाहरण के रूप में निकालें, पेज संख्या 45 का अंतिम भाग। अब भी वह याद दिला देते हैं कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दत्तावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने और चरने वाले। तत् किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। यह तत् किम जैसे इस शब्द का प्रयोग करके अपनी बात को उन्होंने संस्कृत के माध्यम से सार्थकता प्रदान की है। इसी तरह वे भीष्म को क्षमा नहीं किया गया निबंध में भी एक जगह लिखते हैं कि अत्राप्यदु हरन्ति मितिहास पुरातनम। निबंध में नारद के वचनों को भी वे संस्कृत में उद्धृत करते हैं कि सत्यस्य वचन श्रेष्ठ सत्यादिपि हित वदेत। द्विवेदी जी के निबंधों में एक हास्य और व्यंग्य की जो शैली है वह भी एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है। चाहे वह कुटज हो, देवदारू हो, शिरीष के फूल हो, बसंत आ गया हो, सभी में मिलता है। जब वे भीष्म को क्षमा नहीं किया गया निबंध में जब वे लिखते हैं कि भविष्य नामक महादुरंत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है, डरता हो तो वे ही लोग डरे जिनकी गिनती हो सकती है, तुम क्यों घबराते हो मनसाराम, तुम तो न 3 में न 13 में, है ना। ऐसी हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे निबंधकारों से ही संभव हो सकी है। वे एक निबंधों में अपनी तरंग और धारा प्रवाह शैली का प्रयोग करते हैं
जब वे अति भावुक हो जाते हैं तब वे तरंग शैली का प्रयोग करते हैं। भीष्म जब अपने निर्वीर्य भाइयों के लिए कन्या हरण कर लाए और एक कन्या को अविवाहित रहने के लिए बाध्य किया, तब उन्होंने भीष्म के इस अशोभन कार्य को क्षमा नहीं किया। समझाने बुझाने तक ही नहीं रुके, लड़ाई भी की, पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों से चिपटे रहे। वह भविष्य नहीं देख सकते और लोक कल्याण को नहीं समझ सकते। फलतः अपरता अपमानिता कन्या जल मरी। मेरा घुमक्कड़ मन भी ऐसी पंक्तियों का वे सीधे शुरू करते हैं अपने निबंधों में। कोटज में भी पाठ्य पुस्तक में संकलित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में भी वे अपनी तरंग शैली का प्रयोग करते हैं। जब पेज संख्या 47 पर वे लिखते हैं, मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। इसी तरह उनके निबंधों में एक प्रकार से हम कह सकते हैं शैली में कि एक संस्मरण जैसा, एक रेखा चित्र जैसा जो वर्णन है वह हमें दिखाई देता है, जिसमें एक जीवन के जैसे संस्मरण वह हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तरह आचार्य द्विवेदी की जो भाषा संबंधी विशेषताएं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके भाषा के संबंध में डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है कि द्विवेदी जी के निबंधों का अपनी अतिशय गंभीरता तथा उदात्त मार्क्सवाद के कारण हिंदी साहित्य में शीर्ष स्थान है। इसकी प्रशंसा करते हुए डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी कहा कि भाषा की लय, गुम्फित पदावली, विषयांतर वस्तुओं की बिंबात्मक चित्रण आदि से द्विवेदी जी के निबंध एकतान, अनुमतिपूर्ण और संश्लिष्ट हो गए हैं। वास्तव में द्विवेदी जी के निबंध में भाषा का शब्द इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि शब्द भंडार तो यदि हम देखें तो उसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, तिब्बत, प्राकृत, बांग्ला आदि न जाने कितनी ही भाषाओं के जो शब्दों का प्रयोग स्थान स्थान पर वे करते हैं। सरस भाषा का प्रयोग, संस्कृत के तत्सम शब्दावली का प्रयोग या अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग, लगभग सभी भाषाओं को वे प्रयोग करते हैं। आप कुटज निबंध के आधार पर इसका उदाहरण रखें, अनेक शब्दों को उदाहरण के रूप में रखें। अब हम भाषा के क्षेत्र में देखें तो द्विवेदी जी के निबंधों में जब संस्कृत प्रधान तत्सम शब्दावली युक्त जब उनकी भाषा मिलती है तब उस भाषा में हमें प्रौढ़ता, प्रवाह और गंभीरता मिलती है और समास युक्त पदावली का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में वे स्थान स्थान पर करते हैं। कई जो उनके ऐसे शब्द हैं जो उनके निबंधों में जो हम उदाहरण के रूप में रख सकते हैं, जैसे जब वे कहते हैं सरसैया, महादुरंत, भीष्माष्टमी, बाहरी स्थिति, और इसी तरह आप पेज संख्या अपने पाठ्य पुस्तक में निहित जो उनका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं उसमें पेज संख्या 47, पेज संख्या 48 में वे कई स्थानों पर इस तरह की समासिक युक्त पदावली का प्रयोग करते हैं। द्विवेदी जी के जो निबंध हैं उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता कि वे अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी स्थान स्थान पर करते हैं। इस कारण से उनके निबंधों में एक कवित्व के उच्चतम दर्शन होते हैं। उनका कवित्व और आलोचक रूप दोनों हमारे सामने आ जाता है। पाठ्य पुस्तक में जो संकलित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसमें वे एक स्थान पर अपने अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए वे कहते हैं कि पेज संख्या आप 48 निकालें, उसका उदाहरण आप परीक्षा में लिखें। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया है। गौतम ने ठीक कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। वह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। इस प्रकार की अलंकारिक भाषा उनके सभी निबंधों में मिलती है। अंत में हम इतना ही कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में जो लोकोक्तियाँ, मुहावरा और सूक्तियों का प्रयोग मिलता है, जिसमें उनकी भाषा व्यवहारिक बन पाई है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में एक गुणवती बात मानी जा सकती है कि उसमें एक गद्य और पद्य दोनों का आभास हमें लगता है उनके निबंधों में। उनमें बंगला का लालित्य और भोजपुरी मुहावरे का खड़ापन, संस्कृत की समास वेदगता और संदर्भ प्रचुरता, बाउल और नाथपंथी संतों का फक्कड़पन एक साथ घुल मिलकर एक जैसे लगता है अद्भुत रसायन उत्पन्न कर रहा हो उनके निबंध। तो कुल मिलाकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला के तत्वों के दृष्टिकोण से देखें तो उनके निबंध पूरी तरह इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। उनमें आचार्य द्विवेदी की प्रतिभा, ज्ञान
उनके जीवन का अनुभव, भाषा पर अधिकार, अभिव्यक्ति प्रसार, रसमयता, अनुभूति, संप्रेषणता सभी के दर्शन सहज रूप में हो जाते हैं। और इसी कारण से हिंदी के प्राय सभी समीक्षकों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आधुनिक युग का सबसे बड़ा निबंधकार कहा है।